कि हम अपने नौजवानों को बहुत ही लापरवाही से उनके वर्तमान और उनके भविष्य को लेते हैं। हमारा अप्रोच बहुत ही कैलस अप्रोच है और कैवेलियर अप्रोच है। हम सोचते हैं अच्छा ये नया सुधार किया जाना चाहिए, कर दो। उसका असर लाखों छात्रों पर क्या पड़ेगा, उसका जवाब हम ये दे देंगे, अरे करने पर शुरू शुरू में तो दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। 34 लाख लोग वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अगली बार तो इन 34 लाख लोगों का कोई महत्व नहीं है, इन लाखों विद्यार्थियों का कोई महत्व नहीं है, और नोटबंदी से जो लोग प्रभावित हुए उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बड़ा सुधार किया जा रहा है। और भले ही इनका भविष्य वर्तमान चौपट हो जाए, यह एक अनिवार्य बलिदान है जो इनको देश के लिए करना चाहिए। मंत्री ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीबीएसई ने उल्टा हमला बोल दिया, और जैसा आपने कहा कि सीबीएसई ने एक टूल किट वितरित की सारे प्रिंसिपल्स को ही नहीं, उसने कई विद्यार्थियों को इस काम में लगाया और उनसे वीडियो बनवाए, जो साफ दिख रहा है कि बनवाए गए वीडियो हैं, कि मुझे अपनी कॉपी देखने की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए भी मुझे पैसा देना है, रीवैल्यूएशन के लिए पैसा देना है, रीटोटलिंग के लिए पैसा देना है। तो विद्यार्थी है क्या, वो पैसे का स्रोत है। एटीएम तुम मशीन उससे पैसा कमा रहे हो। सीबीएसई के लिए। भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा केंद्रित है, परीक्षा का दबाव उस पर रहता है। तो हमारे क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, वो सब निर्धारित होता है इससे कि परीक्षा कैसे ली जाएगी। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद। और हम लोग बात करेंगे इस देश की परीक्षाओं की। इस देश के लिए बहुत सारी मामलों में परीक्षा की घड़ी है, और अब परीक्षाओं के लिए भी परीक्षा की घड़ी एक तरह से है, क्योंकि एक के बाद एक जो इम्तिहान है उसमें दिख रहा है कि वो एक सिस्टमिक फेलियर का शिकार बन रहा है। और उसके लिए ना तो कोई जवाबदेह है, ना कोई जिम्मेदार है, ना कोई पारदर्शिता है, ना कोई अ, उसका कोई रास्ता निकलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। और एक के बाद एक तरह की मजाकिया काम हो रहे हैं, कि जैसे सीबीएसई के एग्जाम अब एयरफोर्स से मदद लेके उसकी सिक्योरिटी की जाएगी और इस तरह की चीजें, जो कि मतलब और दूसरा ये कि जिनको ये काम करना चाहिए था, जो चेक एंड बैलेंस का जिनको देखना चाहिए था कि वो सिक्योर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसमें कॉलेज स्कूलों के प्रिंसिपल भी शामिल हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमला शामिल है, मीडिया शामिल है। और ये सारा काम जो है 12वीं के बच्चों ने ही फिर उठा के उसमें ये सारी जो दिक्कतों को उन्होंने, अगर वो नहीं जाते सोशल में और उसको खुद एथिकल हैकिंग नहीं करते, तो पता भी नहीं चलता इस बात का। तो अपूर्वानंद इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये 12वीं शायद सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है आगे का रास्ता तय करने के बच्चों के लिए, और उसको लेकर, और वो भी खासतौर पे सीबीएसई में जब ये हो रहा है, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? शुक्रिया निदेश, पहले तो इस विषय पर चर्चा के लिए, और दूसरे मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं स्कूली परीक्षा और मूल्यांकन अ, से जुड़े हुए जो मसले हैं इनका विशेषज्ञ नहीं, अधिकारी नहीं है, लेकिन मैं स्कूली शिक्षा से में रुचि होने के कारण और पाठ्यक्रम में रुचि होने के कारण अ, इसको बहुत ध्यान से देखता रहा हूँ एक लंबे अरसे से। तो पहले तो इस बात के साथ मैं चर्चा शुरू करना चाहूँगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो सीबीएसई जो इस देश की सबसे प्रभावशाली परीक्षा संस्था है, सबसे प्रभावशाली, इसको हम माने, और सीबीएसई बोर्ड का अनुकरण अब सारे राज्य के बोर्ड करने लगे हैं। और हालांकि उसके अंतर्गत आने वाले स्कूलों की संख्या बहुत कम है अपेक्षाकृत, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, उसकी वैचारिक ताकत बहुत ज़्यादा है, राज्य का समर्थन उसे बहुत अधिक है। तो सीबीएसई का महत्व मनोवैज्ञानिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी भारत की स्कूली शिक्षा के लिए बहुत अधिक है। इसे सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी स्कूल खोलता है तो वो सीबीएसई से उसको एफिलिएट कराना चाहता है। एक तरह से सीबीएसई ने अपने लंबे समय में, हम उसकी दूसरी आलोचना करें, लेकिन अ, अप, अपनी या अथॉरिटी स्थापित की है।
तो इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। इस वजह से हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, हालांकि दूसरे परीक्षा बोर्ड भी जुड़े हुए हैं। दूसरे, भारत की जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा केंद्रित है, परीक्षा का दबाव उस पर रहता है। तो हमारे क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं, वो सब निर्धारित होता है इससे कि परीक्षा कैसे ली जाएगी। परीक्षा जैसे होगी वह चीज तय करती है, ये नहीं, यहाँ से तय नहीं हो रहा है, इधर से तय होता है कि परीक्षा जैसे ली जाएगी वैसे हमारी पढ़ाई भी होगी। तो अब इसकी भी हम आलोचना कर सकते हैं और ये एक लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन यह एक तथ्य है। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा परीक्षा की तैयारी में पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो बीच में जब सुधार की कोशिश की गई और 10वीं के बोर्ड को हटाया गया, आपको ध्यान होगा, सीबीएसई के, तो हाहाकार मच गया, क्योंकि लोगों को लगा कि अरे, आप एक केंद्रीकृत परीक्षा का स्तर हटा देंगे तो फिर हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता का क्या होगा। जी। जैसे वही चीज तय करती है पढ़ाई की गुणवत्ता। तो यह अभिभावकों में भी हाहाकार मचा, और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उनमें भी हाहाकार मचा, और वापस 10वीं बोर्ड ला दिया गया। यानी हम अपने विद्यार्थियों को परीक्षा के बोझ से मुक्त नहीं करना चाहते हैं, उसमें दबाए रखना चाहते हैं। ये भूमिका मैं इसलिए दे रहा हूं कि मैं परीक्षा का महत्व जो है उसको हम समझें कितना है। हम ज्यादा से ज्यादा परीक्षाएं चाहते हैं और हम प्रामाणिक परीक्षाएं चाहते हैं। तो इसलिए 10वीं बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि 10वीं बोर्ड करके आप निकलेंगे केंद्रीकृत तो माना जाएगा कि नहीं, आपने जो हासिल किया है उसमें दम है। और फिर 12वीं तो अल्टीमेट है, जिसको आप कह सकते हैं अंतिम है, इसलिए पूरा परिवार ही परीक्षा देता है। माँ बाप छुट्टी ले लेते हैं, जिनके पास सुविधा है, साधन है। ट्यूशन ट्यूशन 6ठी क्लास से चलता है 12वीं क्लास के लिए, और बच्चे अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं। तो 12वीं क्लास का महत्व इतना ज्यादा है। अब मैं फिर इसकी भी आलोचना में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर यथास्थिति को भी ध्यान में रखें तो कोई भी व्यवस्था इस 12वीं कक्षा की इस केंद्रीकृत परीक्षा को लेकर जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने की हर चंद कोशिश करेगी, क्योंकि वो टिकी ही हुई है, पूरी शिक्षा व्यवस्था इस 12वीं कक्षा पर टिकी हुई है, इसके इसकी गुणवत्ता पर। अब इस बार सीबीएसई ने इसके साथ समझौता किया। इसकी उन्होंने कोई सूचना, पूर्व सूचना छात्रों को दी हुई, इसका हमें कोई पता नहीं कि उन्होंने ये बतलाया हो। उन्होंने क्या स्कूल के प्रिंसिपल्स को भी बतलाया था, और क्या ये छात्रों को पता था कि वो एक नई प्रकार की व्यवस्था में जा रहे हैं? इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो यह छात्रों को बिना बताए, अध्यापकों को बिना बताए आपने एक नई व्यवस्था लागू की, जो ऑनलाइन मूल्यांकन की व्यवस्था थी, उस देश में लागू की जहां बड़े बड़े इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी की भारी समस्या है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी आपकी कनेक्टिविटी में भी समस्या दिख रही है, जबकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ दिख रही है। तो ये एक इतने बड़े देश में आप कर रहे हैं, बैंडविड्थ की समस्या है, बाकी समस्याएं हैं, वहां आपने इस प्रकार की एक व्यवस्था लागू की जो लाखों विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। और अब जैसा उजागर हो चुका है, आपने इसे बिना किसी गहरी तैयारी के शुरू किया, बिना किसी पड़ी खड़ी परीक्षा से गुजारे हुए शुरू किया, बस आपने इसे लागू कर दिया जैसे कोई एक नई चीज लागू की जाती है। तो इससे एक बात जो जाहिर होती है वो यह कि हम अपने नौजवानों को बहुत ही लापरवाही से उनके वर्तमान और उनके भविष्य को लेते हैं। हमारा अप्रोच बहुत ही कैलस अप्रोच है, और कैवेलियर अप्रोच है। हम सोचते हैं अच्छा ये नया सुधार किया जाना चाहिए, कर दो, उसका असर लाखों छात्रों पर क्या पड़ेगा, उसका जवाब हम ये दे देंगे, अरे करने पर शुरू शुरू में तो दिक्कत होती ही है। अब ये जो शुरू शुरू में दिक्कत होती है, इसमें पहले चरण में लाखों छात्र प्रभावित होंगे। आप उनको कहेंगे नहीं नहीं, ये एक अनिवार्य बलिदान है जो किसी सुधार के लिए दिया जाना चाहिए, है ना।
जैसे नोटबंदी के समय जो तर्क दिया गया, जो तर्क दूसरे तथाकथित सुधारों के समय दिए गए, या जो एसआईआर के समय अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कोई बात नहीं। 34 लाख लोग वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं। अगली बार तो दें। इन 34 लाख लोगों का कोई महत्व नहीं है, इन लाखों विद्यार्थियों का कोई महत्व नहीं है, और नोटबंदी से जो लोग प्रभावित हुए उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बड़ा सुधार किया जा रहा है। और भले ही इनका भविष्य वर्तमान चौपट हो जाए, यह एक अनिवार्य बलिदान है जो इनको देश के लिए करना चाहिए। तो इसमें जो और उसपे ये भी बात है कि ये जो वेंडर कंपनी की भूमिका है, कि एक वेंडर कंपनी तय करेगी कि लोग एग्ज़ाम देंगे और वो कितना मुकम्मल होगा, और इसको ना तो एक तो ये कि इतना बड़ा बोर्ड है, इतने पैसे हैं इसके पास, तो ये खुद तो अपना काम क्यों नहीं करता। दूसरा, वेंडर कंपनी को जो दे दिया उसमें भी इन्होंने कई सारी शर्तों में छूट दी, और उसके बाद जो है इन सबसे ज़्यादा काम पूरा इसी से कारण खराब हुआ। उसको भी कोई चेक करने वाला नहीं था। वो बच्चों ने खुद बताया कि तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये भी दिखती है कि बच्चों को खुद ही अपना जर्नलिस्ट, अपना चेकर, अपना व्हिसल ब्लोअर खुद बनना पड़ा। इसमें तो टीचर्स ने बताया, मतलब एक पूरा अमला लगा लगा रहता है पूरा एग्ज़ाम करवाने में, जो कि छोटी-मोटी बात नहीं होती। उसमें उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ ये बताने के लिए कि इसमें देखो गड़बड़ियाँ चल रही। अब फिर इसमें दो बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखें। सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि अब तक मूल्यांकन की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें क्या कमी थी? जी। उसमें कोई कमी दिखलाई पड़ी होगी जिस वजह से आप एक नई व्यवस्था की तरफ गए। क्या कमी थी? और क्या इस पर कोई श्वेत पत्र है, कोई अध्ययन है इस मूल्यांकन पर, इस मूल्यांकन पद्धति पर? मूल्यांकन पद्धति की दूसरी आलोचनाएं हैं, जैसे सीबीएसई मॉडल आंसर देती है और अध्यापकों को कहती है मॉडल आंसर्स के आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे, जिसका असर पढ़ाई पर पड़ता है, क्योंकि हमेशा अध्यापक गेस करते हैं, और इस वजह से विद्यार्थियों को कभी भी अपनी सोच के अनुसार अपनी सोच विकसित करने की, अपनी सोचने की क्षमता विकसित करने की के लिए उत्साहित नहीं किया जाता। उनको क्रिटिकल ढंग से सोचने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता। उनको कहा जाता है गेस करो कि व्यवस्था कौन सा उत्तर चाहती है, वो उत्तर तुम्हें देना। तो ये आलोचना तो आप कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन की जो टेक्नोलॉजी थी, जिसमें ऑफलाइन या आप कहें फिजिकल, आप जी। उत्तर पुस्तिकाओं को जांच कर रहे हैं, उसमें कमी क्या आ गई थी, हुँ। यह तो हमें नहीं बताया गया। क्यों आपने ये ऑनलाइन मूल्यांकन की पद्धति अपनाई, इसका कोई कारण नहीं दिया गया है। सिर्फ यह कारण कि नहीं ये ऊंची टेक्नोलॉजी है, ये एक ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी है, यह तो कोई कारण नहीं हुआ, क्योंकि अंततः उसमें मनुष्य ही बैठकर उसको कर रहा है। अब इसमें दूसरी दूसरी बात कि आपने एक नहीं, मान लीजिए, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि यह बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बड़ी अच्छी पद्धति है, तो इसमें आपने शिक्षकों को प्रशिक्षित भी नहीं किया। जी। कई जगह सिर्फ 1 दिन का प्रशिक्षण, कहीं 3 दिन का प्रशिक्षण, आपने प्रशिक्षित भी नहीं किया। मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने अनुभव से, 2020 और 21 के, जब कोरोना का समय था और ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी और हम लोगों को ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी पड़ी। मैं आपको बता सकता हूँ कितनी कठिनाई हुई हम लोगों को, और मैं अभी भी ये मानता हूँ कि उस समय जिनका मूल्यांकन हुआ, वो शिकार हुए उस मूल्यांकन व्यवस्था के। क्योंकि जो पीडीएफ फाइल्स हमारे पास आती थी, उनको हम उलट-पुलट कर नहीं देख सकते थे। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर का कागज़ चला गया, नीचे का कागज़ है। हमेशा जब हम कॉपियाँ देखते हैं, तो हम शुरू करते हैं, हम तीसरे पेज पर जाते हैं, तीसरे पेज पर फिर पहले पेज पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और तब हम एक तय करते हैं कि यह पूरा उत्तर कैसा है और उसमें हम कितने अंक देंगे। जी। यहाँ आपने जो किया, उसमें मेरे पास इसका इसका कोई इंतज़ाम ही नहीं। तो आपने ये क्यों किया? इसका कोई उत्तर हमें नहीं दिया जा रहा है। दूसरे, कि जैसा आपने खुद कहा कि जिस कंपनी को ये दिया गया, उस उसको कॉन्ट्रैक्ट देने की हड़बड़ी में आपने जितनी भी सुरक्षा हो सकती थी, उन सब के क्लॉज़ेज़ को हटा दिया। और वो पहले भी सारे तेलंगाना यानी में जो किसी और नाम से थी यही कंपनी, तो तेलंगाना में इसको
3 लाख बच्चे फेल हो चुके थे इसी कंपनी के इस टेक्नोलॉजी के कारण ही। तो ये सिर्फ सीबीएसई में नहीं है, ये और भी अलग-अलग बोर्ड में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और सब जगह वो दिख रहा है कि वो मुकम्मल नहीं है। मतलब कोई भी जी जब हाँ। टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं तो आप एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लेकर आते हैं, उसमें देखते हैं कि कहाँ-कहाँ गड़बड़ी होंगी, उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसमें सब लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, टीचर्स ठीक से जाँच पा रहे हैं, वो अपने आप में एक फेयर सिस्टम है कि नहीं है। तो वो बुनियादी तौर पे एक अनफेयर सिस्टम है और वो बिल्कुल। पे लाद दिया गया और जबकि उसके उदाहरण थे हमारे सामने कि वो पहले भी कई जगह उनके साथ गड़बड़ हो चुकी है, उसके बाद भी सीबीएसई ने उसको दे दिया, उसको फिर से जी ठीक। हाँ, एक आपने ठीक बतलाया कि तेलंगाना में एक राज्य के पोर्ट में जी, यह कंपनी पहले असफल हो चुकी है। ये देखा जा चुका था, यानी इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है। फिर क्या मजबूरी थी कि इसको ये कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सारी शर्तें ढीली कर दी गई। यानी वो सारी शर्तें जिनसे विद्यार्थियों का बचाव होता और कंपनी और चुस्त और चौबंद हो चाक चौबंद होती, आपने उन सारी शर्तों को ढीला कर दिया। क्यों ढीला किया? ये हड़बड़ी क्यों थी? क्यों इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आपने इतनी मेहनत की कि सारी जितने भी कॉशनरी क्लॉजेस थे उनको हटा दिया? तो ये एक प्रश्न है। दूसरा कि जब विद्यार्थियों ने यह देखा और एक-एक करके हमने देखा, पहले वेदांत नाम का एक विद्यार्थी आया। जी, उसने अब आप दूसरी चीज़ देखिए कि मुझे अपनी कॉपी देखने की इजाज़त है, लेकिन उसके लिए भी मुझे पैसा देना है, रीवैल्यूएशन के लिए पैसा देना है, रीटोटलिंग के लिए पैसा देना है। तो विद्यार्थी है क्या? वो पैसे का स्रोत है। एटीएम तुम मशीन उससे पैसा कमा रहे हो। सीबीएसई के लिए। आप उससे पैसा कमाए जा रहे हैं, पैसा कमाए जा रहे हैं। ये इस तरह से हम अपने छात्रों, विद्यार्थियों को देख रहे हैं। दूसरे, वेदांत ने अगर इसको पॉइंट आउट नहीं किया होता, बतलाया नहीं होता कि यह उसके साथ बेईमानी हो रही है, और अगर उसके पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, आप सिर्फ़ कल्पना कीजिए, उसने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया, उस पर इसको पोस्ट किया। अगर ये नहीं होता, तो भारत का कोई भी अखबार, बड़ा अखबार, भारत का कोई भी टेलीविज़न चैनल इसको ब्रॉडकास्ट नहीं करता, इसको एयर नहीं करता, तो ये पूरी बात छिपी रह जाती। वेदांत को कोई जगह ही नहीं मिलती, और वेदांत के करने की वजह से अनेक विद्यार्थी, उसके बाद अब सैकड़ों आ चुके हैं जी, सामने, जी, जो बतला रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? सीबीएसई ने कहा कि यह गलत है, जो आरोप लग रहा है वो गलत है। मंत्री ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीबीएसई ने उल्टा हमला बोल दिया, और जैसा आपने कहा कि सीबीएसई ने एक टूल किट वितरित की सारे प्रिंसिपल्स को ही नहीं, उसने कई विद्यार्थियों को इस काम में लगाया और उनसे वीडियो बनवाए, जो साफ दिख रहा है कि बनवाए गए वीडियो हैं, जिसमें सीबीएसई की इस नई व्यवस्था की तारीफ की जा रही है। इससे एक और बात जाहिर होती है जो बहुत खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि ये जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये अपने विद्यार्थियों के हित की जगह सरकार के हित की परवाह करते हैं। बिल्कुल, इसलिए अब ये सब के सब अविश्वसनीय हो गए हैं। बिल्कुल। मैं अपने बच्चे को एक स्कूल में कैसे भेजूं, जब मैं बतौर जानता हूं कि बतौर वहां के फ्रेंड्स। बतौर शिक्षक उनकी साख जो है उन्होंने उसको दांव पर लगाकर ये वीडियो जारी किया है और ये कितनी खतरनाक बात है कि और बड़े-बड़े स्कूल हैं, मैं उसकी लिस्ट देख रहा था जब वो मोहम्मद ज़ुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ वाले हैं, उन्होंने कई सारे वीडियोज़ एक साथ लगाए हैं। तो वो साफ दिखलाई पड़ रहा है कि मतलब ये हम किस एक भयावह दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे जो शिक्षक या जो प्राचार्य है, वो खुद ही जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी का तुच्चा-सा हिस्सा बनता जा रहा है। ये मज़ेदार बात इसलिए भी है कि ये 12वीं के बच्चे जो हैं, ये निकलते ही वोट देने वाले हैं। तो अब वो वहाँ एक जगह से निकलेंगे, फिर मालूम पड़ेगा कि फिर किसी किसी टेक्नोलॉजी में आके फँसेंगे और वो मालूम पड़ेगा उनका वोट फिर शायद वहाँ भी ये सब दिक्कत होने वाली। मगर बुनियादी तौर पे जो जो बात ये है कि अच्छा एक और बात भी है, कल हम सोमवार को बात कर रहे हैं ये 1 जून को। कल इतवार था और कल मन की बात भी प्रधानमंत्री महोदय ने की और उसमें कोई ज़िक्र नहीं है इस बात का कि जिस जिस देश की आधी आबादी 30 साल से नीचे की हो और 12वीं का एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण हो, परीक्षा पर चर्चा और दुनिया भर के जो टिप्स-विप्स देने की कुंजी जारी करने में उनका बड़ा बड़ा यकीन रहता है। पर जब संकट आता है, जब जब कोई चुनौती आती है, तब वो उसके बारे में वो गौर कर जाते हैं उसके बारे में बातचीत जो है। बिल्कुल। हालांकि मेरी प्रधानमंत्री से कभी कोई अपेक्षा नहीं रही है
लेकिन कल का जो मन की बात का एपिसोड है वह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री इस देश की जनता की कौड़ी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं, रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं, अपने वोटर्स की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते हैं। वरना इस समय जब देश के लाखों लाख घरों में, और सिर्फ उन घरों में नहीं जो प्रभावित हुए हैं, बल्कि जो स्कूलों में हैं, उन सारे घरों में अब इसकी चिंता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। उस चिंता को पूरी तरह से नजरअंदाज करके, जैसे वो है ही नहीं, प्रधानमंत्री आम की बात कर रहा है कि आम का मौसम आ गया है और पानी आपको पीजिए। पानी पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब उसके मन में कितना कॉन्टेम्प्ट है इस जनता के लिए, है ना, कितनी हिकारत का भाव है कि तुम कितनी भी तकलीफ में रहो, तुम्हारी चिंताएं कुछ भी हो, मैं उनकी जरा भी परवाह नहीं करता, है ना। हम्म, मैं तुमको ये बतला रहा हूँ कि ये आम का मौसम आ गया है और तुम क्षुद्र प्राणी, तुम परीक्षा में अंक की बात कर रहे हो, तुम अपनी परीक्षा की बात कर रहे हो। देखो मैं क्या स्वाद की बात कर रहा हूँ, आमों की प्रजातियों की बात कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, और तुम्हें गर्मी में पानी पीने की सलाह दे रहा हूँ। तो ये जो प्रधानमंत्री का पुराना तरीका रहा है, जिसमें आपको याद होगा जापान, प्रधानमंत्री जापान में थे नोटबंदी के ठीक बाद, और जापान में जैसा वो हर जगह करते हैं कि जाकर वहाँ वहाँ के लोगों को संबोधित नहीं करते हैं, वहाँ भारतीयों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनमें भी ज्यादातर हिंदुओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको वो भाषण दे रहे थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप चाहें तो निकाल के क्लिप नहीं, हम दिखा उसके क्लिप सकते को हैं। लगा देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो कहते हैं घर में शादी हाँ है। हाँ, नोटबंदी हुई है, लोगों के हाथ से नकद चला गया है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, और ये आदमी वहां जाकर कह रहा है मैंने लोगों के हाथ से नोट छीन लिए, तुम्हारे घर में शादी है, और ताली बजाकर हंसता है और अंगूठा दिखाता है, और बाकी लोग भी ताली बजाते हैं। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो। भारत में भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो विवाह में विघ्न पहुंचाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दुश्मन भी अपने घर पड़ोसी के विवाह में विघ्न नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसका पाप लगता है उसको। ये आदमी कह रहा है कि मैंने पूरा विवाह तुम्हारा तबाह कर दिया, तुम्हारा नकद छीन लिया, तुम्हारा नकदी छीन ली, और हंस रहा है, और बाकी लोग भी हंस रहे हैं। तो यह तो उस वक्त हुआ था, और यह चीज जारी है कि छात्र अभी चिंतित हैं, परेशान हैं, माँ बाप चिंतित हैं, परेशान हैं, और यह शख्स आम की बात कर रहा है। तो इससे हम अप्रोच देख सकते हैं कि यह अप्रोच ये है कि मैं राजा हूं, मुझको वो फ्रांस वाली कहानी याद आ गई कि रोटी नहीं है तो केक खा लो, है ना। तो अंक की बात क्या करते हो, आम की बात करो, अंक की बात रहने दो, आम की बात करते हैं। यह भारतीय जनतंत्र के लिए एक तरह से एक आईना है, यह जो क्षण है कि हमने अपने आप को कितना गिरा लिया है अ, मतदाताओं के तौर पर, नागरिकों के तौर पर, कि हमने जैसे अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा, वो हमें जूते से रगड़ रहा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं, या हमारे बच्चे बोल रहे हैं और हम उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, मतलब हम अपने सबसे बड़ी बच्चों बात को तो ये है मारने कि को तैयार हो गए हैं। पूरा का पूरा सीबीएसई इन बच्चों की आंख में आंख डाल के कैसे बात कर सकता है, जो उसको लेकर सवाल कर रहे हैं, और इतना कुछ उनके लिए दांव पर है। सबसे बड़ी बात तो मतलब जो मुझे लगती है वो ये है कि क्योंकि इसके बाद इससे ज्यादा और बुरा हम और क्या कर सकते हैं अपने देश के लोगों का, जहां पर हम उनके लिए एक रास्ता बनाने का जो काम होता है, परीक्षाएं रास्ता बनाती हैं हम सबके लिए आगे जाने का, और वो रास्ता ही हम खुद रोक के खड़े हुए हैं दरअसल उसके उस तरह से। और ये भी बिल्कुल, और हम्म, और वो हम पर हमला कर रहा है। यानी अभी दिल्ली में ये कुछ 12वीं के छात्र, 11वीं 12वीं के छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े हुए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो गिरफ्तार किया, और दूरदर्शन हम का क्या, एक अजीब सा एंकर है, वो उनको पाकिस्तानी कह रहा है। मतलब ये जो पूरा जो टूल किट है, चाहे वो कॉकरोच पार्टी के लिए हो, या 12th के बच्चों के लिए हो, या सीयूईटी के लिए हो, या नीट के लिए हो, जो भी सवाल करेगा वो आपकी इस उसका शिकार होगा, जो मतलब
जहाँ पे आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा, इंटरनेशनल कहा जाएगा, ये सब किया जाएगा आपके साथ जो है। और कोई उसके बारे में बात नहीं करेगा, उसको उसको छोटा मोटा बताने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मतलब उसके अलावा सोशल मीडिया में ये पूरा कैंपेन चल पड़ा कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। कोई इसके बारे में जवाबदेही नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है इसके बारे में। नहीं, कोई संपादकीय देखिए, दरअसल होता क्या है, जब मीडिया सवाल करना बंद कर देता है, यह सब किसके जरिए होगा? लोगों के मन में बेचैनी है, लेकिन एक भी संपादकीय नहीं है जिसने कहा हो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों एक भी संपादकीय नहीं है? क्यों वो एजुकेशनल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहा? और हम इतने भयभीत और कायर हो चुके हैं, हमारी कायरता की जो सीमा है। मैं देख रहा था पूर्व आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम साहब के का लेख जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, आपने देखा होगा। इन सब का रिश्ता है। जी। और बाद में करण थापर से उनका इंटरव्यू, अरविंद सुब्रमण्यम का, तो उन्होंने अपने लेख में लिखा कि अर्थव्यवस्था जिस तरह की है, उसमें जो लोग इसको चला रहे हैं, उन चेहरों को बदलने की जरूरत है। करण थापर ने उनसे एक सीधा सवाल किया, आपने लिखा है चेहरों को बदलने की जरूरत है, जिसका मतलब है वित्त मंत्री, वित्त सलाहकार, वित्त सचिव, इन सबको बदलने की जरूरत है। वो तुरंत कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सरकार में अच्छे लोग। अरे भाई, आप एक अर्थशास्त्री हैं, आप अध्यापक हैं, आपने साहस नहीं है बोलने का। आपने अंग्रेजी का एक वाक्य लिखा है, फेसेस मस्ट चेंज, उसका एक ही अर्थ है। आप अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अगर आप में इतना साहस नहीं बच गया है कि आप ये कह सकें, तो फिर इस देश में बुद्धि का अर्थ क्या रह गया? बुद्धि अगर आपको साहस नहीं देती है, तो उसका उपयोग क्या है? नहीं, क्या वो पैसा कमाने के लिए है? क्या वो पद हासिल करने के लिए है? उसका उपयोग क्या है? मैं यह कह रहा हूं, सरकार का जो रवैया है जनता के प्रति, हमारा खुद रवैया हम शहरियों के प्रति वही है, अपने बच्चों के प्रति वही। बल्कि हम अपने बच्चों को मार डाल सकते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो सरकार से सवाल कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये भी बहुत है बड़ा ना? सवाल है, क्योंकि ये जो मैं कहीं ये भी देख रहा था कि वो सिर्फ अब ये इसकी चपेट पे तो कोई एक एक मजहब के लोग नहीं हैं, इसमें तो सभी लोग हैं। तो वो जो उनके पेरेंट्स हैं, उन बच्चों के जो जो मतलब इनके मुरीद भी हैं इस निज़ाम के, उनको उन पर भी सवाल उन बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे जो इसमें जो सब उम्मीद की किरण शायद जो मैं देखता हूँ पूर्ण, वो ये है कि बच्चों ने खुद ये काम किया और वो अब सवाल कर रहे हैं, और इनके जवाब सबको देने पड़ेंगे शायद, चाहे वो आप मन की बात में उसको बिल्कुल। एडिट तो कर सकते। असल जो उम्मीद है, वो उम्मीद नौजवानों से है। 12वीं कक्षा के बच्चों ने, 17-18 साल के बच्चों ने एक एक हमें स्टेप करके दिखलाया कि किस तरह ये जो पूरी नई व्यवस्था है, ये कितनी त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, इसमें कहाँ कहाँ चूक है। उन्होंने हमें दिखलाया, एक तरह से आंख में उंगली डाल डाल कर दिखलाया। ये 17-18 साल के बच्चे कर रहे हैं, हम्म। है ना? अगर हम अपने नौजवानों को नहीं सुनेंगे, अपने बच्चों को नहीं सुनेंगे, तो फिर हम किसको सुनेंगे? तो मैं इन बच्चों के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये काम किया है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपनी पीढ़ी से निराश हूँ, या अपने आसपास की पीढ़ी से निराश हूँ कि वो अपने बच्चों को सुन नहीं रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता में वो है नहीं, जबकि अगर हम सोचते हैं कि वर्तमान के लिए या और भविष्य के लिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी जो निकल कर आ रही है, अब आप तुलना कर सकते हैं उन देशों से जो भारत की तरह लद्दड़ होके नहीं पड़े हुए हैं पिछले 12 सालों में, जो आगे बढ़ रहा है, तो वो आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके बच्चों में वो काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने। ये देश अगर आगे बढ़ा है तो बिल्कुल। इसलिए बढ़ा है क्योंकि हमारे बच्चों पे काफ़ी सरकार ने, शिक्षा व्यवस्था ने, सबने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। और जब अब सीबीएसई में ऐसा हो रहा है, तो फिर बाकी जो राज्य के बोर्ड हैं, जहाँ की कई ऐसे राज्य हैं जहाँ की साक्षरता दर, जहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी लचर है, अ, तो उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? उनके बारे में तो अ, हमें अलग से ही बात करनी पड़ेगी, और वह बात भारत की पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर होगी, परीक्षा व्यवस्था पर होगी कि ये परीक्षा व्यवस्था क्या है। सीबीएसई ने जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर जोर देना शुरू किया, तो उसका मतलब क्या है? हमें इस पर भी बात करना पड़ेगा कि हमने हर चीज़ को कंपटीशन में तब्दील करके क्यों रख दिया है, और क्यों
हमारे सारे छात्र इन कॉम्पिटिशन से दबे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आप छठी क्लास से जब आप अपने बच्चे को भेज देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में और आप कहते हैं कि अब तुम आईआईटी की तैयारी करो, छठी क्लास से जी छठी क्लास से आप उसे कहते हैं कि तुम एमबीबीएस की तैयारी करो, तो खुद हम अपने बच्चों को कहाँ डाल रहे हैं, किस फैक्ट्री में डाल रहे हैं। तो जिस देश में बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में के साथ हम ये कर सकते हैं, ये ज़्यादती कर सकते हैं और उनको एक मशीन में तब्दील कर दे सकते हैं, उस देश में इस तरह की बेरहमी पैदा हो तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जी तो कोई भी जवाबदेही नहीं मांगेगा। हर माँ-बाप अपने बच्चे से कहेगा, "अरे! ये वाला कॉम्पिटिशन अभी तुम्हारे सामने है, 15 दिन बाद है, तुम उसकी तैयारी करो। तुम ये सब क्या फालतू काम कर रहे हो? तुम सरकार से क्या सवाल कर रहे हो?" एनटीए ने नीट में इतनी भारी गड़बड़ी की, जी लेकिन कोई विद्रोह हुआ? यहाँ पर है। 1-2 छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, कोई उसमें शामिल हुआ इन छात्रों में? ये सब फिर से कॉम्पिटिशन की तैयारी में लग गए। तो हम अपने नौजवानों को प्रिपेयर करने वाले एक पीढ़ी में बदल रहे हैं। वो लगातार प्रिपेयर करता रहता है। वो आईआईटी के लिए प्रिपेयर करता है, वो इसके लिए प्रिपेयर करता है, वो उसके लिए प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करते-करते ही उसकी जवानी चली जाती है और वो कभी नाराज़ भी होता है तो उसके माँ-बाप उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, "अरे! नहीं, वक़्त बर्बाद मत करो। 21 दिन बाद वो वाला कॉम्पिटिशन, वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है।" तो हम खुद भी बच्चों के साथ अपने बर्ताव के बारे में ज़रा सोचें और शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचें, लेकिन जैसा मैंने कहा, वो एक अलग चर्चा का विषय है। और उसमें एक और बात भी है कि जो आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं उनको ही बताया गया कि वो देखेंगे इसको ये गड़बड़ी कहाँ हुई। वो खुद ही गौमूत्र के चैंपियन है, मतलब अपने आप को चीयरलीडर बने बने घूम रहे होते। तो ये भी अपने आप में जिस आईआईटी के बारे में हम बात भी करेंगे, तो वहाँ भी ऐसे व्यक्ति को काम दिया जाएगा जो कि खुद ही इस तरह की चर्चा स्लैश विवाद का हिस्सा है। तो हाँ, जो सबसे दुर्भाग्यजनक बात हुई है कि भारत में अब हम किसी संस्था पर विश्वास नहीं कर सकते, किसी संस्था पर। हम अपनी पुलिस पर विश्वास नहीं कर सकते, सीबीआई पर विश्वास नहीं कर सकते, सीबीएसई पर नहीं कर सकते। मद्रास आईआईटी का जो डायरेक्टर होगा, हम पहले से जानते हैं वो सरकार का समर्थक है। हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी हमने विशेषज्ञता जो विश्वास दिलवाती है, उसके ख़्याल को ही नष्ट कर दिया है। एक निष्पक्ष विश्वसनीयता जो होती है वो इस देश में अब लगभग खत्म होती दिखलाई पड़ रही है। और इसका 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 अंदाजा हमको बाकी बाकी संस्थानों से भी मिल ही रहा है साफ-साफ तौर पे, जिससे लोकतंत्र चलता है। बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए पुरानंद। अब इसको हम लोग फिर आगे भी बात करते रहेंगे इस सिलसिले को, क्योंकि ये अभी रुकने वाला लगता नहीं है मुझे कि होगा। ज़ाहिर तौर पर इसमें और भी चीज़ें, मतलब ये तो मैं तो बैक बेंचर था जब मैं पढ़ता था, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी नोटबुक में कोई उस बच्चे के पन्ने भी आ गए जो जिसके कारण मुझे एक्स्ट्रा नंबर मिल गए हों। क्योंकि अभी हमको उनके बारे में पता चल रहा है जिनके नंबर कटे हैं, जिनको शायद, तो वो भी एक स्कैम है जो कि उनके साथ भी हुआ है, चाहे वो जिस जिस तरह से भी देखा जाएगा उसको। और ये सवाल लगातार चलते रहेंगे मेरे ख्याल से, और इसको हम सबको ध्यान से देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमारी आगे की ज़िंदगी अ, बतौर मुल्क तय होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका भी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।